सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो रहने वाला है कुंडली में वकील बनने की योग। यानी यदि आप वकालत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर आपके कोई जानने वाले हैं जो कि वकालत के क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो ज्योतिष की नज़र से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो कि आपको इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं और आपको सफलता दिलवाने वाले हैं। चलिए सीधे अपनी चर्चा को शुरू करते हैं बिना विलंब किए। और सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको वकील बनने में वकालत के क्षेत्र में मदद करेंगे। देखिए, वैसे तो कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उन सभी की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन जब हम किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं, पार्टिकुलर कार्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ग्रहों का जो प्रभाव है ना वो ज़्यादा होता है। तो उसीलिए जो है वकील के क्षेत्र की मैं यदि बात करूँ, लॉ के क्षेत्र की यदि मैं बात करूँ, तो गुरु का इंपॉर्टेंस जो है, गुरु की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। गुरु यानी कि बृहस्पति की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा जो है वो शनिदेव का नाम आता है अगला, कि शनिदेव की जो इंपॉर्टेंस है ना वो भी कुंडली में कई गुना बढ़ जाती है। शनि का अच्छा होना वो ज़रूरी होता है। और तीसरा जो प्लेनेट है वो है अमत्य कारक ग्रह। AMK का मतलब है अमत्य कारक ग्रह। अब जिनको नहीं पता है कि अमत्य कारक ग्रह क्या होते हैं, मैं उनको संक्षिप्त में समझा देता हूँ। देखिए, आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उन सब की डिग्रीज होंगी। आप ध्यान से देखेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर या कहीं पर भी, तो उन सब की डिग्रीज लिखी होंगी कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री के ऊपर है। जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री के ऊपर होगा, हमेशा याद रखिए कि ग्रहों की डिग्री 0 से लेकर के 30 के बीच में ही हो सकती है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा। तो जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है, मान लीजिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में 29 डिग्री का है, तो वो आपका आत्मा कारक होगा, अमत्य कारक नहीं, आत्मा कारक होगा। और उससे जो सेकंड नंबर पर है वो आपका अमत्य कारक का प्लैनेट होगा। हम उसी की चर्चा करेंगे, अमत्य कारक का प्लैनेट, यानी कि जो सेकंड नंबर पर, जो ग्रह सेकंड नंबर पर आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री के ऊपर मौजूद है, उसको हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि जब हम कारकास को कैलकुलेट करते हैं तो केतु को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है। केतु को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ 8 ग्रह में से ही कोई आपके अमत्य कारक ग्रह हो सकते हैं। राहु को जब आप राहु की डिग्रीज को जब आप देखें तो राहु की डिग्री जितनी भी लिखी हो 30 में से उसको माइनस कर दें। यानी मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो राहु देवता है वो 10 डिग्री पर बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 माइनस 10 कर देना है, रिजल्ट आएगा 20 डिग्री। तो आपको नोट डाउन करना है कि आपका जो राहु है वो 20 डिग्री के ऊपर है। बाकी ग्रहों के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी उनकी डिग्रीज हैं वही बस नोट कर लेना है। तो जो जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा आपकी कुंडली में है वो आत्मा कारक है, उससे हमें मतलब नहीं है। जिसकी डिग्री सेकंड नंबर पर हाईएस्ट है उससे हमें मतलब है, उसको हम अमत्य कारक ग्रह कहेंगे। तो ये 3 ग्रहों की इंपॉर्टेंस जो है वकालत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कैसे ज़रूरी होती है, क्या होना चाहिए, वो सब हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने नाम लिया वो लिया मैंने देवगुरु बृहस्पति का। अब कारण जानना चाहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति क्यों, नाम तो ले लिया लेकिन देवगुरु बृहस्पति क्यों। क्योंकि देखिए, बृहस्पति जो है ना ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं और ये नवम भाव के जो है सिग्निफिकेटर भी हैं। यानी कि नवम भाव का जो इनको जो है कारक माना जाता है। नवम भाव जो होता है वो धर्म का होता है, उसके स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं। तो इसी वजह से जो है जब हम धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर जस्टिस भी देखने को मिलता है। इस वजह से गुरु चूंकि ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, इस वजह से गुरु की जो इंपॉर्टेंस है ना वो बढ़ जाती है वकालत के क्षेत्र में। दूसरा जो ग्रह मैंने नाम लिया वो है शनि देवता। और शनि क्यों, क्योंकि शनि को तो न्यायाधीश कहते ही हैं। शनि को तो हम कुंडली में ज्योतिष में न्यायाधीश कहते ही हैं, ये न्यायप्रिय होते हैं। तो इसलिए जब हम वकालत की बात करते हैं तो गुरु के बाद जिस ग्रह को हमें देखना होता है वो हो जाते हैं शनि देवता। और तीसरे जो होते हैं वो अमत्य कारक का प्लैनेट, वो कोई भी हो सकता है। अब भाव की मैं बात कर लेता हूं कि कुंडली में जैसे 1 से लेकर के 12 खाने होते हैं, तो उसमें से जो है कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा खाना है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वकालत के क्षेत्र में। तो दूसरा भाव, छठा भाव और नवम भाव। देखिए, जो दूसरा खाना है ना ये आपकी वाणी का होता है, जो आप बोलते हैं ना, आपकी स्पीच का होता है दूसरा भाव। अब दूसरा भाव तो धन का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन अभी हमें उससे कोई खास मतलब नहीं है। अभी हमें मतलब है कि दूसरा जो खाना होता है, ये जो दूसरा भाव होता है ये आपकी वाणी का होता है।
इसकी इम्पोर्टेंस है इस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जब आप वकील बनते हैं तो आपको अपनी वाणी के माध्यम से ही दूसरों को प्रभावित करना होता है। हमेशा याद रखिए, वकील क्या करते हैं, आम तौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर वकील अपनी बातों से ही जो है सामने वाले को मनाते हैं या फिर जो है कोर्ट में दलीलें पेश करते हैं। तो स्पीच की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है इस प्रोफेशन में। अगला जो खाना है, अगला जो भाव है वो है कुंडली का छठा भाव। छठा भाव क्यों? देखिए, जो छठा भाव होता है ये लिटिगेशन का होता है। लिटिगेशन का मतलब है मुकदमा का होता है। छठा भाव लड़ाई झगड़े का भी होता है। मैंने कई बार बताया है और आपको पता भी होगा कि जो कुंडली का छठा भाव है ये मुकदमा का होता है और लड़ाई झगड़े का होता है। इस वजह से इस भाव में जो है, इस भाव की जो इम्पोर्टेंस है इस क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा मानी गई है। इसके अलावा जो कुंडली का नवम भाव है ना, इस भाव की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जस्टिस का भाव है, ये न्याय का भाव है। शनि न्याय के देवता हैं, लेकिन न्याय का भाव कौन है? तो कुंडली का नवां भाव। ये ड्यूटी और पॉलिसी का भाव होता है जो कुंडली का नवम भाव होता है। इसको हम उच्च शिक्षा के लिए देखते हैं, यात्राओं के लिए देखते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है फिलहाल। हमें मतलब है कि नवम भाव को क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जस्टिस का भाव है, इसलिए हम इस तीन भाव की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा मानते हैं इन क्षेत्रों के लिए। अब आप लोगों के मन में होगा, कुछ लोगों के मन में ये हो सकता है कि पंचम भाव भी तो देखना चाहिए क्योंकि पंचम भाव तो शिक्षा का होता है, पंचम भाव की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बिना शिक्षा के तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जो है आप आमतौर पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो तो मैंडेटरी है ही है। लेकिन जब हम वकालत की बात करते हैं तो हम उन छोटी चीज़ों को या वो जो सबके लिए सर्वमान्य चीज़ें हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे। जो वकील बनने के लिए आपको चाहिए, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2, 6 और 9 ये जो तीन भाव हैं इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और यदि आपकी कुंडली में दूसरा भाव, छठा भाव और नवा भाव आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है या किसी भी रूप में कनेक्शन में है ये भाव, तो वकालत के क्षेत्र में यदि आप जाते हैं तो सफलता मिलने के जो चांसेस हैं आपके वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो है मैं कुछ और ग्रहों की विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। अब ये 3 ग्रह तो मैंने आपको बता दिए, खास करके उसमें भी गुरु और शनि। बुध की इंपॉर्टेंस भी होती है इस क्षेत्र वालों के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि 9 के 9 ग्रह इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी क्षेत्र के लिए, लेकिन कुछ ग्रहों की महत्ता ज़्यादा होती है बाकियों की अपेक्षा। अब देखिए, बुध जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो अगले नंबर के ऊपर आती है, चौथे नंबर के ऊपर बुध की इंपॉर्टेंस आती है। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, बुध वाणी के कारक ग्रह हैं। अब मान लीजिए कि किसी का जो बुध है ना वो दूसरे खाने में बैठा हुआ है, किसी का जो बुध है वो दूसरे खाने में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों का जो ज़ुबान होगा, ऐसे लोगों की जो बातें होंगी वो बढ़िया होंगी। यदि इस बुध के ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, ये बुध कहीं से भी पाप पीड़ित ना हो, तो ऐसे लोगों की वाणी बढ़िया होगी। अब बढ़िया वाणी के माध्यम से ऐसे ज़्यादा गायक भी बन सकते हैं, उस क्षेत्र में भी कुछ सफलता मिल सकती है यदि गायक बनने के बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हों। नहीं तो वकालत की मैं बात करूं तो यहाँ पर बुद्ध यदि अच्छा हो तो ये तार्किक शक्ति भी देता है आपको। अब मान लीजिए कि आपका बुध दूसरे में नहीं मौजूद है, सबकी कुंडली में तो बुध दूसरे भाव में नहीं मौजूद होंगे। मान लीजिए कि बुध आपकी कुंडली में किसी और भाव में मौजूद है लेकिन बढ़िया स्थिति में है, बढ़िया ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो इस बुध को बढ़िया माना जाएगा। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो बुध देवता है वो दसम खाने में ही विराजमान है, दसम भाव में ही ये बुध जो है ये विराजमान है। अब मान लीजिए इस बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र के साथ बैठे हैं, तो ये बढ़िया माना जाएगा। वहीं राहु के साथ बैठ जाएंगे तो वाणी के माध्यम से कई बार परेशानी खड़ी कर देंगे आपके लिए। तो बुध का अच्छा होना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि ये बुध जो है आपको निर्णय क्षमता देता है, तार्किक शक्ति देता है, आपको विवेक देता है। इस वजह से जो अगला ग्रह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र के लिए वो बुध माना जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें कि अगला कौन सा ग्रह ऐसा है जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है बुध के बाद, वो ग्रह है मेरे हिसाब से मंगल। अब आप कहेंगे मंगल क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल साहस का ग्रह है। इन क्षेत्र वालों के लिए साहस की इंपॉर्टेंस भी ज़रूरी है, मतलब साहसी होना भी इनके लिए ज़रूरी है, तभी तो ये डिफेंड कर पाएंगे अपने क्लाइंट को। वकील का काम क्या होता है? अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको डिफेंड करना, यही तो इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगला जो इंपॉर्टेंट ग्रह है वो मंगल होना चाहिए, और मंगल का प्रभाव मान लीजिए आपकी कुंडली के लग्न के ऊपर ही हो जाए और ये मंगल बढ़िया हो, अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो क्या होगा? ऐसा लोग अथॉरिटी वाले होंगे, ऐसे जो लोग होंगे अथॉरिटेटिव होंगे,
ऐसे लोग अपनी ज़िद के ऊपर जो है काम करने वाले होंगे, दूसरों को अपनी ज़िद के आगे झुकाने वाले होंगे। तो क्या होगा, इन्हें वकालत में सफलता मिलेगी ऐसे लोगों को। तो मंगल का बढ़िया होना भी ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए। अब पुलिस की बात होती तो मंगल की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती। वकील की बात है तो मंगल की इंपॉर्टेंस है लेकिन उतनी नहीं है। लेकिन यदि मंगल अच्छा हुआ तो ऐसे जातक जो है अपने साहस के बदौलत भी सफलता अर्जित करने वाले होंगे। अगला जो प्लेनेट आता है वो आता है मेरे हिसाब से राहु देवता। राहु क्यों आते हैं? देखिए, ये कलयुग है और हम सभी को पता है कि यहाँ पर पुण्य से ज़्यादा पाप होते हैं। तो डिफेंड भी क्या करना पड़ेगा वकील को? पापों को ही। मतलब अपने क्लाइंट को जो है उन्होंने जो गुनाह किया है उससे बचाना पड़ेगा। या मान लीजिए कि कोई भी केस है, आमतौर पर जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है आजकल के ज़माने में आपको राहु की एनर्जी चाहिए होती है उसमें। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है अभी आजकल के ज़माने में केस में जीतने के लिए। तो अगला जो इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है राहु। यदि किसी की भी कुंडली में राहु बलवान हो जाए ना, तो ऐसे जो लोग होते हैं चतुराई भरे होते हैं। मतलब इनके अंदर जो है वो चतुराई होती है। इस चतुराई के माध्यम से जो है ये सही को गलत और गलत को सही कर सकते हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट ग्रह है हमारे लिस्ट में वो राहु देवता है। इसके बाद यदि सूर्य किसी का बढ़िया हुआ तो ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से फेमस हो सकते हैं। ऐसे लोग हायर पोजीशन के ऊपर जा सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे आएंगे। शुक्र किसी की कुंडली में बढ़िया हुआ तो ये धन भी देने वाला होगा। तो एक एक ग्रह की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो है गुरु और शनि। गुरु, फिर शनि, फिर अमत्यकार का ग्रह जो आपकी कुंडली में है। अमत्यकार का ग्रह के ऊपर यदि अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं आखिर में एग्जाम्पल दूंगा। 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि अमत्यकार का ग्रह की इंपॉर्टेंस क्या है कुंडली में और कैसे उसको देखना है। अब ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए, इन कॉम्बिनेशंस को आप अपनी कुंडली में निकाल करके देखिए। पहले तो लग्न कुंडली में देखिए, दूसरा नवमांश में देखिए और फिर तीसरा जो है वो दशमांश कुंडली में आप देखिए D10 चार्ट में। अब आपके दिमाग में ये बात आया होगा, चलिए ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि आप वकील बन जाएंगे। अब ये भी सवाल उठता है कि वकील बनेंगे तो किस विभाग में बनेंगे, क्योंकि वकील में भी बहुत सारे विभाग होते हैं। तो उसके ऊपर भी हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल प्लस राहु इसका प्रभाव ज़्यादा है तो आप क्रिमिनल लॉयर बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, अब देखिए बेसिक तो ये कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए गुरु शनि का कुंडली के दूसरे भाव, छठे भाव और नवम भाव का कनेक्शन तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि मंगल प्लस राहु आपकी कुंडली में डोमिनेटिंग है, अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, कनेक्टेड है, दसम भाव से संबंध रखते हैं, नहीं रखते हैं तो भी इनकी डोमिनेशन है कुंडली में, तो ऐसे लोग क्रिमिनल लॉयर बनते हैं और वैसे ही केसेस को ये लड़ने में महारत हासिल करते हैं। इसके बाद जो है आप सभी को पता होगा कि कॉरपोरेट लॉयर नाम की भी एक चीज़ होती है जो कंपनीज के लिए केसेस वगैरह को लड़ते हैं। उनकी कुंडली को यदि आप निकाल करके देखेंगे तो एक ग्रह की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस ग्रह का नाम है मरकरी। बुध की इंपॉर्टेंस उनकी कुंडली में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जो लोग कॉरपोरेट लॉयर होते हैं। तो यदि आपको भी कॉरपोरेट लॉयर बनना है तो वाणी के साथ साथ जो है ये बुध आपको कॉरपोरेट लॉ के क्षेत्र में भी, कॉरपोरेट लॉयर बनने के क्षेत्र में भी ये जो बुध हैं आपको मदद करने वाले हैं। तो मरकरी की इंपॉर्टेंस जो है कॉरपोरेट लॉयर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद बात आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए ही कार्य करते हैं, सरकारी वकील भी होते हैं। उनकी कुंडली में क्या होता है? उनकी कुंडली में यदि आप देखेंगे तो सूर्य या फिर चंद्रमा का प्रभाव होगा, या तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव होगा या तो किसी एक ग्रह का प्रभाव होगा। फिर से समझिए, आप गवर्नमेंट के लिए ही कार्यरत है तो चंद्रमा अथवा सूर्य इसकी इंपॉर्टेंस जो है आपकी कुंडली में बढ़ जाती है। ये अच्छे भाव में प्लेस्ड हो, ये पावरफुल पोजीशन में हो, ये दसम भाव की स्वामी हो या दसम को प्रभावित कर रहे हो, या फिर आपकी कुंडली में सूर्य अथवा चंद्रमा का जो रोल है ना वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। यदि ऐसा होता है तो आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट के लिए भी केसेस जो है वो लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है ना कई सारे लोग जो होते हैं वो विवाह के जो मसले हैं उसके केसेस को लेते हैं, डिवोर्स के केसेस को लेते हैं, या इसी प्रकार के जो मुकदमे होते हैं उसको देखते हैं। बड़ा साधारण है, हम सभी को पता है विवाह से जुड़ा जो ग्रह है वो है शुक्र।
तो जिनकी कुंडली में शुक्र डोमिनेट करता है, जिनकी कुंडली में शुक्र ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ऐसे जो लोग हैं ये मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ये मैरिज रिलेटेड जो है वो वकील बन जाते हैं। तो शुक्र की इंपॉर्टेंस इनकी कुंडली में ज़्यादा होती है। तो यदि शुक्र किसी का बढ़िया हुआ, डोमिनेटिंग हुआ, तो ऐसे लोग जो हैं वो वकालत के क्षेत्र में जाते हैं और उसमें जा करके ये जो है मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लग जाते हैं, यानी कि इसके वकील बन जाते हैं। अब अगला और आखिरी जो कॉम्बिनेशन है वो है मेरे पास शनि और केतु का। शनि और केतु, यदि किसी की कुंडली में शनि अथवा केतु मान लीजिए आप, या फिर शनि प्लस केतु भी हो सकते हैं, यदि ऐसी कोई कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में है तो ऐसे जो लोग हैं ना ये टैक्स रिलेटेड चीज़ों में जाते हैं, इनकम टैक्स को बचाने वाले या उसको जो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो टैक्स रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं ना ये शनि और केतु वाले लोग ज़्यादा करते हैं। तो यदि आप टैक्स रिलेटेड लॉयर बनना चाहते हैं तो अपनी कुंडली में शनि और केतु की प्लेसमेंट को आप देख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम गुरु और शनि। अब यहाँ पर शनि बढ़िया होंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर शनि बढ़िया होंगे, लेकिन शनि और गुरु की कॉम्बिनेशन के अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि की प्लेसमेंट कितनी बढ़िया है, क्योंकि आपको डोमिनेटिंग प्लैनेट को देखना है। डोमिनेटिंग प्लैनेट जो होगा उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसके अनुसार ही जो है आप उस विभाग में जाएंगे। वकालत के क्षेत्र में तो आपको गुरु शनि ले आएंगे। अब वकालत के क्षेत्र में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसको देखने के लिए क्या करेंगे आप, तो जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा बली है, एक ग्रह हो सकते हैं, दो ग्रह हो सकते हैं, तो उसके फिर इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा और उन्हीं क्षेत्रों में आपको ज़्यादा सफलता देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्बिनेशन मैं आपको और बता देता हूँ जज बनने के लिए। बहुत सारे लोग वकील बनने जाते हैं, आगे जो है वो जज बनना चाहते हैं कि मैं जज बन जाता हूँ। तो जज बनने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। गुरु, सूर्य और कुंडली का जो दसम भाव है ना, कुंडली का जो दसम भाव है, यहाँ पर हालांकि ये दसम भाव में ही मैंने ये लिखा है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट बढ़िया है, सूर्य की प्लेसमेंट बढ़िया है और कुंडली का जो दसम भाव है वो बलवान है और आप जज बनना चाहते हैं, तो आप जो है जज बन सकते हैं। आपको इस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है और आपको जो है उसमें कामयाबी मिलने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। अब देखिए, ये जितनी भी प्लेसमेंट्स मैंने बताए, हो सकता है एज इट इज़ बहुत सारे लोगों के कुंडली में नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि लग्न कुंडली को आप देखें, नवमांश कुंडली में ऐसे प्लेसमेंट्स को आप देखें और फिर दशमांश कुंडली को भी आप देखें, एनालाइज करें। जितनी कुंडलियों में ये योग जितना ज़्यादा प्रभावी होगा, आपको सफलता जो है उसी स्तर का मिलेगा। मान लीजिए कि लग्न कुंडली में तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन D9 और D10 में नहीं, यानी नवमांश और दशमांश में ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। 3 में से 2 कुंडलियों में है तो अच्छी सफलता, तीनों में है तो बहुत अच्छी सफलता देखने को आपको मिलेगी। तो जितना ज़्यादा इस ऐसे योगों का आपकी कुंडली में एक्सटेंशन होगा, मतलब जितने ज़्यादा ये योग प्रभावी होंगे, उतना ज़्यादा आप जो है सफल इस क्षेत्र में हो सकते हैं। अब जो है मैं आप समूह के समक्ष 2 चार्ट के माध्यम से जो है इसको समझाऊंगा कि दोनों कुंडलियों में हम देखने का प्रयास करेंगे कि वो जो है लॉयर बने हैं तो क्यों बने हैं और उनकी कुंडली में क्या ये जो मैंने आपको तरीके बताए, क्या इन तरीके जो हैं, ये सारे तरीके जो हैं वो वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं या फिर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। चलिए हम सभी के समक्ष जो एक एग्जाम्पल है, ये एक वकील है, इनकी कुंडली है और ऐसा नहीं है कि मैंने ज़बरदस्ती जो है ये कुंडली बना ली है अपने हाथों से, नहीं। इनके बर्थ डिटेल्स हमारे समक्ष हैं। 24 नवंबर 1955 को इनका जन्म हुआ है, 9:56 सुबह के, और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और देखते हैं इनकी कुंडली में क्या वो जो योग है या वो जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो कॉम्बिनेशन बताए हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। उसको हम इस कुंडली के माध्यम से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुंडली के भाव को ले लेते हैं। कुंडली का जो भाव मैंने बताया था आपको, दूसरा भाव, कुंडली का छठा भाव और कुंडली का नवम भाव, ये 3 भाव के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। मैंने ये लाइन आपको कही थी। ये 3 भाव को हमें मुख्य रूप से देखना है और गुरु और शनि के भी संबंधों को कुंडली में देखना चाहिए, उनके प्रभाव को हमें देखना चाहिए। ये मैंने आपसे कहा था। और एक बात कही थी, अमत्यकार का ग्रह जिसकी डिग्री 2nd नंबर पर होगी उसको हमें एनालाइज करना है। बस यही बात दिखनी है हमें इस कुंडली के माध्यम से, एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से। संक्षिप्त में समझते हैं। लग्नेश बनते हैं गुरु, जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो लग्नेश का ही संबंध नवम भाव से हो गया। ये एक एडिशनल बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव का स्वामी ग्रह है वो बनता है शनि, कुंडली का जो छठा भाव का स्वामी ग्रह है वो है शुक्र और कुंडली का जो नवम भाव का स्वामी ग्रह है वो है सूर्य।
ये तीनों युति बना करके कुंडली के 12वें खाने में जाकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपस में एक रिलेशन इनका बन रहा है, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। बिल्कुल, अब आप कहेंगे कि ये तो एक टिपिकल कॉम्बिनेशन है, ये सबकी कुंडली में नहीं होगा। बिल्कुल, मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो शनि, शुक्र और सूर्य ये तीनों जो है सेकेंड हाउस के लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड और जो नवम भाव के स्वामी ग्रह है, ये आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं 12वें खाने में। तो हमारा जो 269 वाला जो कनेक्शन था वो पूरा हो रहा है। अब गुरु और शनि के बीच के संबंधों को देखते हैं। देखिए, गुरु नवम भाव में बैठे हुए हैं और शनि की 10वीं दृष्टि इस गुरु के ऊपर पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि इस गुरु के ऊपर पड़ रही है, तो शनि और गुरु के बीच में भी यहाँ पर रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इस कुंडली में अमत्य कारका जो ग्रह है वो है चंद्रमा, यानी कि सेकंड नंबर पर जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है वो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में ये चंद्रमा बैठा हुआ है। तो और चंद्रमा कहाँ है, तो देखिए गुरु के सामने बैठा हुआ है। तो गुरु के साथ यहाँ पर चंद्रमा का जो है एक रिलेशन बन गया। और एक एडिशनल फैक्टर देखिए, तो यहाँ पर जो चंद्रमा देवता है ये शनिदेव की राशि में बैठे हुए हैं। तो इस वजह से जो बेसिक मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था, वो बेसिक कॉम्बिनेशन, वो बेसिक योग इस कुंडली में मौजूद है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में भी। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उस एग्जाम्पल के भी माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। चलिए, ये एग्जाम्पल 2 है हमारे समक्ष, और ये जो है ये भी एक वकील है और काफ़ी वर्षों से ये भी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इनकी कुंडली में वही सब कॉम्बिनेशन को हम देखने की कोशिश करेंगे। और एक बात फिर से आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए कि एज इट इज़ आपको कॉम्बिनेशन लग्न कुंडली में नहीं मिलता है, तो अपने नवमांश को देखिए और फिर अपने दशमांश को भी देखिए। तो इन तीनों ही को अगर आप देखेंगे तो जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे इन तीनों ही चार्ट्स में, उतने ज़्यादा आपके सफलता के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इनकी कुंडली को समझते हैं। द्वितीय, यहाँ पर दूसरे भाव, छठे भाव और नवम भाव को देखेंगे। देखिए, दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं बुध, ठीक है। छठे भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव बनते हैं यहाँ पर, और कुंडली के नवम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम देखें कुंडली में, तो लग्नेश जो है वो जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, और शनिदेव की जो दृष्टि है ना वो इसके ऊपर पड़ रही है। शनिदेव की जो दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर पड़ रही है, और शनिदेव कौन है, तो वो नवमेश है, यानी कि नवम भाव के स्वामी हैं। शनिदेव की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो पड़ रही है द्वितीय भाव के ऊपर। शनिदेव की जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव के ऊपर भी पड़ रही है। इसका मतलब है कि शनि दूसरे को देख रहा है, छठे को देख रहा है और नवम को देख रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो है सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के बीच में एक संबंध स्थापित हो रहा है। अब देखिए, ये संबंध उतना स्ट्रांग नहीं है जितना पिछले चार्ट में था। वहां पर तो तीनों ग्रह एक साथ इकट्ठे बैठे हुए थे। यहाँ पर यदि बुध को देखेंगे जो द्वितीयेश हैं, तो उनका कोई भी संबंध नहीं है शुक्र और शनि के साथ, लेकिन स्टिल शनि की वजह से जो है ये तीनों आपस में कुछ हद तक जुड़े हुए हैं। ये तीनों भाव, मुझे कहना चाहिए, आपस में जुड़े हुए हैं। इसके स्वामी ग्रह नहीं, भाव, कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव और नवमा भाव शनि के कारण इस कुंडली में जुड़ा हुआ, कनेक्टेड नजर आ रहा है। तो ऐसे ही आप भी अपनी कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं। ग्रहों की बात कर लेते हैं। गुरु को देखिए और शनि को देखिए, आमने सामने बैठे हुए हैं, कनेक्शन बन गया। अमत्यकार का ग्रह इस कुंडली में जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री के ऊपर ग्रह है वो है शुक्र। इस कुंडली में जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री के ऊपर ग्रह है वो है शुक्र, और बताने की जरूरत नहीं है कि ये शुक्र गुरु के साथ है और शनि की दृष्टि में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये भी यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सब भी अपनी कुंडली को देख सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, लग्न कुंडली को देखिए, नवमांश कुंडली को देखिए और दशमांश कुंडली को देखिए। यदि आप इन तीनों चार्ट को देखते हैं, यकीन मानिए यदि कोई वकील भी इस वीडियो को देख रहा है, वो अपनी कुंडली को निकाल करके देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है ये ज़्यादातर चार्ट्स में एग्जिस्ट करेगा। कम ज़्यादा हो सकता है, किसी का ज़्यादा एज इट इज़ लागू हो रहा हो, किसी में थोड़ा कम लागू हो रहा हो, लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये बहुत हद तक 90% के अराउंड चार्ट्स में मुझे उम्मीद है कि ये अप्लाई कर जाएंगे। चलिए, तो ये था हमारा आज का चर्चा का विषय कि कुंडली में वकील बनने के योग हैं अथवा नहीं हैं, और यदि हैं तो किस प्रकार के योग होने चाहिए। आप सबसे एक निवेदन है, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।
यदि कोई कमी रही गई हो तो क्षमा करें और प्लीज़ उस सुझाव को ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि आप इसमें और क्या जानना चाह रहे हैं, या मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। एक और सुझाव मैं आप सबसे मांगता हूं कि आगे आने वाले समय में आप किस वीडियो को देखना चाहते हैं, किस प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर जो है, उस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बना सकूं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।